जी। तो ये जो फर्स्ट केस में तो ये हुआ कि आपके पास एवरेज कॉस्ट इज बिलो देन इक्विलिब्रियम प्राइस, तो आपको प्रॉफिट हो गया। सेकंड केस में ये जो हमने ब्लू लाइन से शो किया है कि एवरेज टोटल कॉस्ट शिफ्ट हो गई अपवर्ड और ये इक्वल टू प्राइस हो गई, ठीक है। तो आपको जो है वो प्रॉफिट ब्रेक इवन पे आ गए, नो लॉस नो प्रॉफिट हो गया। और थर्ड केस में हमने ये किया कि एवरेज टोटल कॉस्ट को फर्दर हमने ऊपर की जानिब शिफ्ट कर दिया, प्राइस से ऊपर हो गए। इसका मतलब ये है कि अब अगर हम यहाँ पे इसको रीड करें इसी क्वांटिटी के अगेंस्ट अगर हम देखें तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट आ रही है वो यहाँ कहीं आ रही है, ठीक है, 140 के आसपास है, ठीक है। इसका मतलब ये कि अब इसको लॉस शुरू हो गया। जब भी लॉस होगा तो आप लॉस की कंडीशन में आप बनाएंगे एवरेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर, ठीक है, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि लॉस इज ग्रेटर देन फिक्स कॉस्ट और लॉस इज लेस देन फिक्स कॉस्ट। तो लॉस के केस में आपने फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पे बनानी पड़ेगी। देखें यहाँ इन्होंने बनाई नहीं थी, क्यों नहीं बनाई थी, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था, तो प्रॉफिट में केस में बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ कहीं पे बना लें कि जब ये हो सकता है यहाँ कहीं पे हो इस तरह से। चलें ये भी अच्छा हो गया कि मुझे ये भी आ गया काम करना, ये लेके और यहाँ कहीं आप बना दें, यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो ये शो कर रहा है, ज़्यादा ही आर्टिस्टिक का बन गया है। बहरहाल वो आप बना लेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट का, ठीक है ना। तो ये शो कर रहा है कि एवरेज टोटल कॉस्ट प्राइस और अवेलेबल कॉस्ट कर्व जो है वो प्राइस और एटीसी से के दरमियान में है। इसका मतलब ये है कि लॉस के बावजूद भी कुछ ना कुछ फर्म जो है वो प्रोड्यूस करती रहेगी इन द शॉर्ट रन। तो ये आपका असाइनमेंट हो गया बेसिकली कि आपने ये इन दो केसेस को और बनाना है फॉर प्रैक्टिस, व्हेन प्राइस इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट एंड व्हेन प्राइस इक्वल टू ग्रेटर देन प्राइस इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा वापस चलते हैं बुक की तरफ। अच्छा अब इसमें ये काफ़ी चीज़ें इन्होंने, हाँ ये देखें ये केस यहाँ नीचे बना हुआ भी है। ये डायग्राम शेयर हो रही है आपके साथ? हेलो। जी सर। हाँ। अब इस डायग्राम में आप देखें वो ही जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये देखें लॉस का केस है। लॉस के केस में इन्होंने देखें एवरेजेबल कॉस्ट यहाँ पे प्लॉट किया है ना। एमसीएमआर को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, जैसे ही एमसीएमआर को कट किया ऐसे क्वांटिटी आ गई, इस क्वांटिटी को आपने रीड किया डिमांड कर्व पे तो आपके पास प्राइस आ गए। इस क्वांटिटी को आपने एवरेज टोटल कॉस्ट पे रीड किया तो एवरेज टोटल कॉस्ट आ गई। एवरेज टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन प्राइस, देयरफॉर देयर इज अ लॉस। जब भी लॉस होगा देन आप आइडेंटिफाई करेंगे कि लॉस इज ग्रेटर देन फिक्स कॉस्ट और लॉस इज लेस देन फिक्स कॉस्ट। तो इनके दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आप एवीसी प्लॉट करेंगे। ये आपने एवीसी प्लॉट किया। एवीसी जो है अब आप देख सकते हैं कि प्राइस इज बिटवीन एवीसी एंड एटीसी, इन दोनों के दरमियान में प्राइस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनके ये जो पूरा डिस्टेंस है ये फिक्स कॉस्ट को जाहिर कर रहा है। तो अगर आप प्लांट बंद करेंगे तो इतना लॉस होगा और फिक्स कॉस्ट के इक्वल, और अगर आप चलाएंगे तो इतना लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि लॉस इज लेस देन फिक्स्ड कॉस्ट। तो उस सूरत में आप अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो ये डायग्राम भी यहाँ बनी हुई है जो मैं आपको असाइनमेंट बताना चाह रहा था, लेकिन मैं असाइनमेंट दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस के तौर पे ये बनाएं। और देखें जितने मेरे असाइनमेंट्स हैं वो आपको सज़ा देने के लिए नहीं है बल्कि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं खुद सबमिशन तो हो ही जाएगी, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। अच्छा ये चीज़ें मैं फ़िलहाल यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, लॉस वाली, क्योंकि अभी हमें एक मार्केट और करनी है छोटी सी, और फिर हम इसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स जो जितनी डायग्राम्स मैंने करवाई हैं वही आपके सिलेबस का हिस्सा है फाइनल एग्ज़ाम के, ठीक है। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत अच्छा केस है, लेकिन बाद में हम देखेंगे किसी और स्टेज पे, भी तो नहीं देखा है इनको फ़िलहाल। ये चीज़ हो गई। और
ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये लास्ट मार्केट है और इसमें एक ही केस में करवाऊंगा, बहुत आसान सा केस है, बस ये डायग्राम आप देखें। अच्छा हाँ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, ये इसकी कुछ अजम्पशंस इन्होंने दिए हुए हैं कि रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है, 25 से लेकर 70 के दरमियान, और हर एक का जो, क्योंकि 25 से 70 के दरमियान है तो मार्केट शेयर हर एक का कम होगा, एक्शंस होंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे और आपस में कोलूजन नहीं होगा, ठीक है, ये इसके अजम्पशंस हैं। और इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखें तो वही देखें कि प्रोडक्ट डिफरेंशियल्स तो होते हैं, इनमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ब्रांड और नेम और पैकेजिंग भी जो होती है वो भी एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है, ये तमाम इसके अजम्पशंस हैं। तो अब इसकी एग्जांपल्स बहुत आसान सी हैं, जैसे आपका टूथपेस्ट है, तो आप मार्केट में देखते हैं कि डिफरेंट टूथपेस्ट मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके डिफरेंट नेम्स हैं, पैकिंग्स हैं, प्रोडक्ट भी थोड़ी बहुत डिफरेंशिएटेड है, लेकिन इसके बावजूद उनका बेसिक पर्पस सबका एक जैसा है। इसी तरह से सोप ले लें, शैम्पू ले लें, गाड़ियाँ ले लें, तो ये सारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एग्जांपल्स है, ठीक है। तो ये रियल मार्केट से हम काफ़ी इसमें करीब आ जाते हैं। एडवर्टाइजिंग भी हो रही होती है इसके अंदर। अच्छा, अब इन सब से होता क्या है, इन सब की वजह से ही होता है कि जो भी प्रोडक्ट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसके सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है। जब भी सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे तो आपको याद होगा कि इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी उसकी ज़्यादा होती थी, कम होती थी? सर ज़्यादा होती थी। ज़्यादा होती थी। मोनोपोली के मुकाबले में, मोनोपोली में सिंगल सेलर मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा होता था, है ना, और वही प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल कर रहा है, तो इलास्टिसिटी वहां पे ज्यादा होगी या इस मार्केट में जहाँ पे डिफरेंट प्रोड्यूसर्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां ज्यादा होगी? आसान सा सवाल है। अभी तो आपने कहा जहाँ सब्स्टिट्यूट्स होंगे वहाँ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, तो जिस मार्केट में डिफरेंट प्रोड्यूसर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वहाँ इसका होगी मतलब ना ये है कि तेरे वहाँ पास। पे वहाँ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल इलास्टिसिटी है ज़्यादा होगी। है ना, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, जैसे लिप्टन है, टिपाल है, सुप्रीम है, ठीक है, टूथपेस्ट हैं आपके पास मुख्तलिफ ब्रांड्स के, सोप्स हैं, शैम्पूज हैं, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। अगर एक ही शैम्पू होता, एक ही सोप होता, एक ही चाय होती, एक ही टूथपेस्ट होता, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी कम होती, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस मौजूद नहीं है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, तो इसी वजह से आप यहाँ पे देखें डिमांड कर्व जो शेयर हो रही है डायग्राम आपके साथ, यहाँ पे जो डिमांड कर्व है इसका स्लोप ज़्यादा है। अभी हमने जो मोनोपोली वाला डिमांड कर्व देखा था वो रिलेटिवली इसके मुकाबले में स्टीपर था, यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो रिलेटिवली फ्लैटर है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा है। सिर्फ इसमें यही फ़र्क है डायग्राम्स की हद तक। अजम्पशंस में तो मैंने बता दिया आपको क्या क्या डिफरेंस है, डायग्राम में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे इलास्टिसिटी कम होगी। बाकी इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम सेम है, क्योंकि आपके पास कॉस्ट कर्व्स वही हैं। अच्छा, मार्जिन रेवेन्यू कर्व प्लॉट करने का मेथड भी वही है। जब भी डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप है आपके पास तो मार्जिन रेवेन्यू कर्व उसी टेक्निक से प्रोड्यूस होगा, सॉरी प्लॉट होगा। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये मार्जिन रेवेन्यू जो है इस वाई एक्सिस और डिमांड कर्व के मिड से तकरीबन पास कर रहा है, ठीक है ना। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है आपके पास, तो आप देखें कि जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वाई एक्सिस और मार्जिन रेवेन्यू के दरमियान, तकरीबन इतने ही डिस्टेंस मार्जिन रेवेन्यू और डिमांड कर्व के दरमियान है। क्लियर है पॉइंट? तो मार्जिन रेवेन्यू की टेक्निक प्लॉट करने की भी सेम है, डिमांड कर्व भी वही है, नेगेटिव स्लोप है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिवली फ्लैटर होगा, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। अब वही कंडीशन आ गई कि एम सी एम आर को इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पे, ठीक है, वहां पे आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, इस क्वांटिटी को आप डिमांड कर्व पे रीड करेंगे तो आपके पास प्राइस आ जाएंगे, एवरेज कॉस्ट कर्व पे आप रीड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। इनके अगर प्राइस ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से तो आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर? दूसरा केस क्या है यहाँ पे देखिए, दूसरा केस ये है कि अगर आपकी एवरेज कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तो लॉस होगा। तीसरा केस क्या है ये देखिए कि अगर प्राइस इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट है तो आपको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, ब्रेक इवन होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ज़रा इंटरेस्टिंग, ये तो अभी हमने मोनोपोली के केस में तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, वही डायग्राम्स यहाँ पर भी हैं सेम, लेकिन अब यहाँ पे इसको एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ठीक है।
आपको मालूम है कि लॉन्ग रन में न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर हो सकती हैं, ठीक। जब न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर होंगी तो हर फर्म का जो शेयर है वो पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा था ना कि हर एक का जो अजम्पशंस में हमने देखा था कि जो शेयरिंग है वो कम है। तो जब न्यू फर्म्स एंटर होती जाएंगी तो मजीद वो शेयर कम होता जा रहा है, क्योंकि मार्केट को तो हम एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, हम तो न्यू फर्म्स को मार्केट में एंटर कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को उन्होंने इन्हीं डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है बड़े आसानी के साथ। ये देखें, इन्होंने बताया, ये देखें, ये लिखा हुआ भी है शॉर्ट रन प्रॉफिट ए में। इन्होंने बताया कि शॉर्ट रन में प्रॉफिट हो रहा था, इस प्रॉफिट को देखते हुए इन द लॉन्ग रन न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर होंगी। जब न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर होंगी तो ये डिमांड का जो है ये शो करा है हर फर्म का शेयर को, ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। जब ये डिमांड का शिफ्ट होगा तो ये कहाँ पे आके रुकेगा, जहाँ पे ये इसको टेंजेंट कर रहा है, ठीक है। ये डिमांड कर्व D1 से शिफ्ट हो गया, D3 पे आ गया, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, और इसने यहाँ पे इसको टेंडेंसी कर ली। जब टेंडेंसी की तो यहाँ पे प्राइस और एवरेज कॉस्ट बराबर होगा, यानी कि देखे ना, बड़ा सेंस है कॉमन। प्रॉफिट हो रहा था तो न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर हो गई। जैसे जैसे न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर होती जा रही हैं, प्राइस कम होते जा रहे हैं, सप्लाई बढ़ रही है ना, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हर फर्म का शेयर कम होता जा रहा है, प्राइस कम होते जा रहे हैं। जब प्राइस कम होते जाएंगे तो उनका प्रॉफिट भी कम होता जाएगा हर फर्म का। लेकिन फर्म्स उस वक्त तक एंटर होती रहेंगी जब तक प्रॉफिट एग्जिस्ट करता रहेगा। जैसे ही प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, यानी कि प्राइस और एवरेज कॉस्ट इक्वल हो जाएगी, वहां पे न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर होना खत्म हो जाएंगी। इसलिए इन द शॉर्ट रन प्रॉफिट आपने दिखाया, इन द लॉन्ग रन आपने दिखाया कि न्यू फर्म्स के एंटर होने से डिमांड का डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, मार्केट शेयर हर फर्म का कम हो गया, और प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गए, और डिक्रीज होकर एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल आ गए, ठीक। एक शॉर्ट रन प्रॉफिट से आप आ गए ब्रेक इवन पे। दूसरा शॉर्ट रन आपके पास ये है कि लॉस हो रहा था, इस लॉस की वजह से एग्जिस्टिंग फर्म्स जो थी वो मार्केट से आउट होना शुरू हो गई। इन द शॉर्ट रन में तो एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन मार्केट फर्म से इन द लॉन्ग रन फर्म्स मार्केट से आउट होना शुरू हो जाएंगी। जब वो फर्म्स मार्केट से आउट होना शुरू हो गई तो उसकी वजह से हर फर्म का शेयर पहले के मुकाबले में बढ़ता गया, सप्लाई कम हो रही है, फर्म्स जा रही है तो प्राइस बढ़ना शुरू हो गए। उसकी वजह से ये डिमांड का अपवर्ड शिफ्ट होता जाएगा, और उस वक्त तक शिफ्ट होता रहेगा जब तक ये सब लॉस खत्म नहीं हो जाता। जैसे ही लॉस खत्म हो जाएगा, फंड्स मार्केट से निकलना खत्म हो जाएंगी। और ये D3 दिखाया है कि D2 से कर्व शिफ्ट होके ऊपर आ जाएगा, और D1 से ये कर्व शिफ्ट होके नीचे आ जाएगा। ये यहाँ पे ये इनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसी को पढ़ने काफ़ी है आपके लिए। तो हमने ये मार्केट्स दोनों कर ली, मोनोपोली भी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी। कोई सवाल? हेलो। सर अभी आपने जो ये बताया ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों का बता दिया ना आपने। बिल्कुल सब बता दिए। ठीक है।